नमस्कार, मैं हूं मनोज टिबड़ेवाल आकाश। एक मुलाकात में आज हमारे साथ हैं पीएल पुनिया जी। 1971 बैच के उत्तर प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी रह चुके पीएल पुनिया जी इस समय बाराबंकी से लोकसभा के सदस्य हैं और कांग्रेस की राजनीति करते हुए इस समय राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष हैं। आज हम इनसे तमाम सवालों पर बातचीत करेंगे। पुनिया साहब, आपका स्वागत है दूरदर्शन की खास पड़ताल एक मुलाकात में। बहुत धन्यवाद, आपने मौका दिया। इस समय देश में बहस सी छिड़ी हुई है दलितों को नौकरियों में प्रमोशन के मामले में आरक्षण देने के नाम पर। दरअसल ये पूरा मामला है क्या? देखिए, जहाँ तक रिजर्वेशन इन प्रमोशन है वो 1995 में संविधान संशोधन के माध्यम से कांग्रेस पार्टी की सरकार ने दिया था। बीच में सुप्रीम कोर्ट के कुछ आदेश हुए, फिर कहा कि सीनियरिटी तो प्रमोशन में आरक्षण के माध्यम से प्रमोशन तो वैधानिक है, लेकिन उसके साथ साथ सीनियरिटी नहीं मिलेगी। तो इस पे विवाद रहा, काफ़ी दिनों तक कंट्रोवर्सी रही। तो एनडीए सरकार के दौरान में फिर संविधान संशोधन हुआ, 85वां संविधान संशोधन हुआ और उससे कहा गया कि जिस डेट से अनुसूचित जाति का व्यक्ति प्रमोट होगा उसी डेट से उसको सीनियरिटी मिलेगी। ये चलता रहा। बाद में एम नागराज केस के माध्यम से 2006 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ। उन्होंने कहा कि ये जितने भी आदेश हैं, आरक्षण, पदोन्नति में आरक्षण और कंसिक्वेंशियल सीनियरिटी, वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, लेकिन इसके लिए देने के लिए राज्य में केंद्र सरकार भी सम्मिलित है, राज्य सरकार भी सम्मिलित है और जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग वो भी सम्मिलित है। इनको एक एक्सरसाइज करनी होगी और उसकी गणना करनी होगी कि ये बिरादरियां अभी भी बैकवर्ड हैं। ये भी करना होगा कि इनका एडुकेट रिप्रेजेंटेशन नहीं है। ये भी करना होगा कि पदोन्नति में आरक्षण देने से एडमिनिस्ट्रेशन की क्षमता कम नहीं होगी। ये सब पूरा हुआ, ये सब चलता रहा। ये 2006 में फैसला हुआ। फिर अलग अलग हाई कोर्ट्स में मुकदमे हुए, यूपी में हुआ, राजस्थान में हुआ, उत्तराखंड में हुआ। उत्तर प्रदेश में जो नियमों में संशोधन किया था उसको हाई कोर्ट ने सेटिसाइड किया कि ये आपने गलत किया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड किया। गलत क्या किया? उन्होंने ये नहीं कहा कि ये पदोन्नति में आरक्षण गलत है। उन्होंने ये कहा, एम नागराज केस में जो कहा था कि आप स्टडी करके तीनों कंडीशंस को फुलफिल करेंगे, कंप्लायंस करेंगे, वो आपने नहीं किया। एम नागराज केस में स्पष्ट रूप से कहा है कि पदोन्नति में आरक्षण सही है, लेकिन उसके लिए एक एक्सरसाइज करनी होगी। वो एक्सरसाइज करने के लिए जब सब प्रदेशों में कहा गया, उन्होंने कहा कि समाज की बैकवर्डनेस कैसे देखेंगे, जो बैकवर्ड है ही है। जब आर्टिकल 341 में शेड्यूल कास्ट और आर्टिकल 342 में शेड्यूल ट्राइब वो दर्ज हैं, तो वो इसलिए दर्ज हैं तो वो बैकवर्ड हैं, उनकी विशेष आवश्यकताएं इसलिए 341 342 में है। उसके बाद बैकवर्डनेस अलग से कैसे स्टडी करेंगे, ये तो सवाल ही नहीं है। और एम नागराज केस से पहले इंदिरा साहनी केस में 9 जजेस बेंच ने स्पष्ट रूप से कहा था कि अगर बैकवर्डनेस की हम बात करते हैं, वो बैकवर्डनेस केवल ओबीसी के लिए रिलेवेंट है, वो एससी एसटी के लिए रिलेवेंट नहीं है। लेकिन फिर भी जो गलत किया तो ये सोचा गया और हमने इसको डिमांड को रखा। आपने देखा होगा पिछले सत्र में भी पार्लियामेंट्री फोरम फॉर एससी एसटी, उन सब को लेके 165 लोग हैं, उन सब को लेके हम गांधी जी की मूर्ति के समक्ष हमने धरना दिया। हमने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति के सामने धरना दिया। पार्लियामेंट में कई बार हमने उठाया और ये कहा कि इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आए। लेकिन पुनिया साहब, बड़ा सवाल यह है कि आखिर क्यों नौकरी में प्रमोशन में जो है एससी एसटी को आरक्षण दिया जाए? देखिए, चाहे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो और चाहे पदोन्नति के माध्यम से हो, पूरा टोटल उनकी जनसंख्या के परसेंटेज से ज़्यादा नहीं हो सकता। और अब जो संशोधन करने जा रहे हैं उसमें भी यही लिखा है कि हमको राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को
अधिकार होगा आरक्षण की सुविधा देने के, पदोन्नति में भी आरक्षण देने के लिए, लेकिन ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन से ज़्यादा नहीं दे रहे। पॉपुलेशन के हिसाब से देने का मकसद सिर्फ यही है कि इन लोगों को सम्मानित जगह पे बैठे और जो गवर्नेंस में भागीदारी हो, जो शासन प्रशासन है, इनके आदमी नहीं है तो इनकी बातें कौन कहेगा। नहीं, लेकिन बड़े पैमाने पर आज भी जो है दलितों को आरक्षण दिया ही जाता है नौकरी में, लेकिन अब प्रमोशन में जब दिया जाएगा तो आपको नहीं लगता कि अन्य जो जातियां हैं उनमें असंतोष की भावना आएगी? देखिए, आप आंकड़े उठा के देखिए, आंकड़ों से स्पष्ट है ना तो केंद्र सरकार में और ना राज्य सरकारों में आरक्षण पूरा नहीं है, कोटा पूरा नहीं है। आबादी के हिसाब से इनको आरक्षण नहीं मिला। केंद्र सरकार में क्लास 1 क्लास 2 में नहीं है, क्लास 3 क्लास 4 में है, और राज्य सरकारों में तो क्लास 4 तक नहीं है। उत्तर प्रदेश में नहीं है, जो बड़े बड़े राज्य हैं उनमें नहीं है। तो आप कैसे इनकी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे? भागीदारी तो होनी चाहिए। और एक चीज़ और बता दें, ये अक्सर कहा जाता है कि आर्थिक आधार पर जो गरीब हों उनको मिले। जो गरीब, अब जगह जगह हम जाते हैं, छुआछूत इनके साथ में होती है, मंदिरों में प्रवेश नहीं करने दे रहे हैं, तो ये थोड़ी देखते हैं कि ये पैसे वाला आदमी है, ये अमीर आदमी है, तो ये मंदिर में प्रवेश करने दो, इनके साथ छुआछूत ना करो, और जो गरीब है उनको मंदिर में प्रवेश में, ये स्थिति नहीं है। तो आज बड़े पैमाने पर इनके साथ भेदभाव आज भी हो रहा है। एक समय वह था जब देश का दलित बड़ी संख्या में कांग्रेस के साथ होता था, आखिर यह वोट बैंक छिटक क्यों गया? कांग्रेस के साथ है। आप उत्तर प्रदेश की बात छोड़ दीजिए, जिसमें परिस्थितियां कुछ दूसरी हुई, लोगों को गुमराह किया गया और कहा गया कि कांग्रेस ने कुछ भी नहीं किया। लेकिन आज दलित ये एहसास कर रहा है कि हमारा असली हितैषी है तो कांग्रेस है, और जितना भी दलितों के लिए काम हुआ है आज तक, वो कांग्रेस पार्टी के द्वारा हुआ, इंदिरा जी के द्वारा हुआ, राजीव गांधी जी के द्वारा हुआ, यूपीए सरकार के द्वारा हुआ। जितनी भी फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं उत्तर प्रदेश के लिए भी उसमें सब सम्मिलित हैं, वो सब इस यूपीए सरकार के द्वारा और इंदिरा जी के द्वारा सभी तो हुआ। आज जमीन अगर किसी, मुझे लगता है कि आपकी बात को जो है देश का दलित मानता है। अगर दलित मानता तो शायद वो कांग्रेस के साथ होता। आप किसी भी राज्य में देख लिए, अधिकांश जगह दलित जो है क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के साथ जा चुके हैं। आपके गृह राज्य में देखिए, दलित एजेंडा जो है आपका पूरी तरह मायावती के खेमे में जा चुका है। मैं इससे सहमत नहीं हूँ। देखिए, मायावती जी का जहाँ तक सवाल है, इसी मुद्दे को ले लीजिए। आज वो राज्यसभा में अपना बोलती हैं, लेकिन ये मुद्दा तो हमने कई साल से चला रखा है, 2006 से, और बाद में जो सुप्रीम कोर्ट ने 2011 में जो फैसला खिलाफ सुनाया 2012 में, तो तभी से हम लगे हैं। हमने पार्लियामेंट्री फोरम की बैठक हुई, धरना प्रदर्शन किया, हमने पार्लियामेंट के अंदर बोला, और बोला जो बहस हुई, ये उन्होंने जब देखा कि कांग्रेस पार्टी इसमें अगुवाई कर रही है, उनको श्रेय मिले जा रहा है, तो फिर वो उन्होंने कहा कि ये तो बहुत बुरा हो जाएगा, दलित समझेंगे कि कांग्रेस पार्टी ही कर रही है, पीएल पुनिया ही कर रहे हैं, तो इसलिए वो एक्टिव हो गई। वरना उन्होंने, जब ये खुद शासन सत्ता में थी और दलितों के साथ उत्पीड़न हो रहा था, एक शब्द उन्होंने नहीं बोला, तब उनको दलित नहीं दिखाई दिया। मायावती जी का तो यह भी आरोप है कि कांग्रेस जो है सिर्फ यह बिल लाने का नाटक कर रही है। अगर वाकई में इनकी मंशा होती कि इस सत्र में पास कराने की, तो 10-12 दिन सत्र को बढ़ाया जा सकता था। देखिए, बिल पास करने के लिए तो एक ही दिन चाहिए, और जो जरूरी बिल हो तो वो आखिरी दिन भी क्यों नहीं आएगा? तो इसमें कौन सी आपत्ति की बात है? और यूपीए सरकार ने तो ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई, ऑल पार्टी मीटिंग में वो भी मौजूद थी। उसके बाद बिल बना के कैबिनेट से पास कराया, और कैबिनेट से पास करा के अगली कड़ी पार्लियामेंट में पेश करने की होती है। क्या पार्लियामेंट में पेश किए बिना ही क्या बिल बन जाएगा या पास हो जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो जाएगा? ये तो नेसेसरी प्रोसीजर रिक्वायरमेंट है, उसका करना है। पार्लियामेंट में अगर नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा? कानून कैसे पास? एक और बड़ा सवाल पुनिया साहब यह है कि आपको नहीं लगता कि देश से आरक्षण व्यवस्था ही समाप्त कर दी जाए, जिससे हर वर्ग के लोगों को समान अवसर मिले, कहीं भी असंतोष की भावना ना आए? देखिए, मेरी बात सुन लीजिए। आप देश में जानवरों की तरह से एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी, 1/4 जनसंख्या को नहीं रख सकते, और इसी वजह से अंग्रेज़ों ने जब सेपरेट इलेक्ट्रेट का मुद्दा उठाया था कि आपका प्रतिनिधि अलग होंगे, अगर वो मान लिया जाता तो आज हो सकता है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के अलावा एक अछूत स्थान भी होता। लेकिन गांधी जी ने अनशन किया,
अनशन करने के बाद बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सहमत हुए पूना पैक्ट करने का, और पूना पैक्ट के माध्यम से आरक्षण की व्यवस्था को स्वीकार किया गया कि आप अलग से अपना इलेक्टेड ना मानिए, अलग से मत जनप्रतिनिधि चुनिए, आप बराबर रखिए, हिंदू में साथ रहिए, लेकिन आपको आरक्षण मिलेगा। और आरक्षण वाले पूना पैक्ट में स्पष्ट लिखा है कि ये व्यक्तियों के बीच का समझौता नहीं है, ये दो समाज के बीच का समझौता है, डिप्रेस्ड क्लासेज और नॉन डिप्रेस्ड क्लासेज। और वो समझौता हुआ उसके अगले दिन 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट हुआ, और 25 सितंबर 1932 को मुंबई में हिंदू सम्मेलन होता है, उसमें उसको रेटिफाई किया, जिसमें पंडित मदन मोहन मालवीय ने कहा कि मैं अगले 20 साल में पूरा जड़ से छुआछूत को खत्म कर दूंगा। पंडित मदन मोहन मालवीय का संकल्प था, वो संकल्प पूरा हुआ कि नहीं हुआ आप अच्छी तरह से जानते हैं। आप पूरी तरह से स्पष्ट जान लीजिए कि आज भी बड़े पैमाने पे छुआछूत है, आज भी मंदिरों में प्रवेश नहीं करने दे। उड़ीसा में मैं खुद गया, मंदिरों में नहीं प्रवेश करने दे रहे। आज मैं बता दूं, आपको उड़ीसा के मंदिर में नहीं जाने दिया गया? मैं मंदिर में प्रवेश किया और मूर्ति के सामने पहुंचे, लेकिन पुजारी को जब पता लगा कि ये आ रहे हैं तो ताला लगा के भाग गए। तो आप तो सक्षम हैं, आप तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष हैं, क्यों नहीं एक्शन लिया आपने? मैं कोई पूजा करने गया था, मुझे कोई उम्मीद नहीं, ऐसे देवी देवता से मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि जो भेदभाव करें, जो दलित और असली दरिद्र नारायण है उसी को कहें कि वो नहीं आएंगे, वो तो कार्रवाई कर रहे हैं। आरोप शायद किसी के गले न उतरे। देवी देवता तो मुझे नहीं लगता कि भेदभाव करते हैं। यदि कोई व्यक्ति या मंदिर का पुजारी भेदभाव करता है तब देवी देवता पे आरोप कैसे लगा सकते हैं? नहीं तो उन्हीं के संरक्षण में तो है ही है, उन्हीं की कृपा सब है, उन्हीं की कृपा है, इसी वजह से थे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं वहाँ पूजा करने नहीं गया था, मैं जांच करने गया था क्या ये आरोप के वहाँ पर रोका जाता है वो सही है कि गलत है। मैं सब दलितों को साथ लेके घुसा था, अंदर मंदिर में अंदर किया था, जहाँ पर प्रवेश उनका वर्जित है वहाँ तक मैं पहुँचा, लेकिन भाग गए तो मैं कोई ताला तोड़ के और वो मंदिर पूजा करके आशीर्वाद जबरदस्ती लेने उसके लिए नहीं गया था। तो मैं पूना पैक्ट की जो बात बता रहा था, पूना पैक्ट की मैं बात बता रहा था, बस 2 शब्द में बताऊंगा। उसमें कहा था कि 2 समाज का समझौता है और वो समझौता तब तक रहेगा और उसमें परिवर्तन दोनों की सहमति से होगी। तो हमारी सहमति के बिना वो परिवर्तन कर देंगे? वो आरक्षण पूना पैक्ट में हमने समझौते के आधार पर लिया है, वो हमारा अधिकार है और उस अधिकार तब तक रहेगा जब तक जात पात, छुआछूत, भेदभाव वो खत्म नहीं हो जाता। ये एक चुनौती है हमारे सामने। हमको आर्थिक गैर बराबरी, सामाजिक गैर बराबरी वो खत्म कर दीजिए। इसको हम आरक्षण को तिलांजलि देते हैं, हमें नहीं चाहिए आरक्षण, लेकिन हमें बराबरी का हक को मिले। आदमियों के तरह से तो हम जिंदा रहें, हमको जानवर तो ना समझा जाए, लेकिन जब तक ये गैर बराबरी रहेगी आरक्षण को कोई छू नहीं सकता। लेकिन मुझे लगता है कि वोट बैंक की राजनीति की वजह से बार बार आरक्षण की बात की जाती है। आपने मंदिर प्रकरण की बात की, जब आप मंदिर में गए, पुजारी यदि ताला बंद करके भग गया तो आपकी सरकार है, आप सक्षम हैं, आप राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष, क्यों नहीं ऐसे लोगों पर आप वो कार्रवाई करते हैं? क्या बात कर रहे हैं, वो कार्रवाई रहेंगी। चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी, उनको कई बार 4-5 बार वो तलब हो चुके हैं, उन्होंने कार्रवाई की है, लोग गिरफ्तार होकर जेल में गए हैं, वो सब हुआ है। ऐसा नहीं कि हमको वैसे नपुंसक बन के बैठे हैं, हम सक्षम हैं, जितनी सक्षम हो सकता है उसमें कार्रवाई की जाती है। और एक मैं गया वो तो अलग बात है, एक छोटे से छोटा गरीब से गरीब व्यक्ति उसके साथ अत्याचार होता है तो सबसे ज़्यादा मैं गुनाह उसको मानता हूं और उसके जो अपराधी है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करता हूं। पुनिया साहब, आप लंबे समय से राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष हैं, क्या आप कर पाए हैं अब तक देश के दलितों की जो हालत है उसको बदलने के लिए? देखिए, आर्टिकल 338 है भारतीय संविधान का, उसमें इसकी व्यवस्था है और उसी में क्या दायित्व वो लिखे हैं। उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि अगर कोई उत्पीड़न होता है तो उसकी जांच करके, इन्वेस्टिगेशन करके और उसमें कार्रवाई कराती, और जो योजनाएं बनती हैं उनकी समीक्षा कर सकते हैं। जो दलित उत्थान के लिए, अनुसूचित जाति जनजाति के उत्थान के लिए जो योजनाएं बनती हैं उनकी समीक्षा करें कि वो कहाँ तक सही है, और हम ये भी सजेस्ट करें कि उनमें क्या संशोधन होना चाहिए, क्या नई योजना बननी चाहिए। और उसके परिप्रेक्ष्य में हमने अनेक मामले आए हैं, यहाँ तक कि भट्टा परसोल का मामला, वहाँ पर हमने केस दर्ज कराने के लिए आदेश दिए कि पुलिस वाले लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हो,
जगह जगह पर हम उनको जैसे कंपनसेशन है, मुआवजा है, वो दिलवाने का करते हैं। और एक कोशिश करते हैं कि एग्जेम्पलरी पनिशमेंट कुछ लोगों के खिलाफ हो, ताकि लोग हिम्मत ना करें। आज ज़रूरत इस बात की है कि मल्टी प्रोंग्ड एक्शन होना चाहिए। ये हमने सजेस्ट किया है कि जो दलित उत्पीड़न की घटनाएं होती उसमें कार्रवाई हो, लेकिन उसके साथ साथ उनके आर्थिक उत्थान के लिए भी होना चाहिए। आज सफाई कर्मचारी समाज है जो मैनुअल स्कैवेंजिंग में जो मल ढोने का काम उनसे लिया जाता है, तो उनकी दशा मैं समझता हूं कि सुधारने की हमारी सबसे ज़्यादा प्राथमिकता होनी चाहिए। और उसी के लिए हमने एक अभियान चलाया है। हमने भारत सरकार को भी लिखा है कि स्पेशल कंपोनेंट प्लान भारत सरकार के अधीन लगभग 1 करोड़ रुपए का है। इसी तरह से राज्य सरकारों का भी स्पेशल कंपोनेंट प्लान जो योजना बनाने के लिए पैसा है, केवल अनुसूचित जाति के उत्थान के लिए। तो मैंने कहा कि ये 2 लाख करोड़ रुपया है, राज्यों का भी 1 लाख करोड़ रुपया, 2 लाख करोड़ है। सबसे पहले ये 1 साल पूरा का पूरा पैसा एक सफाई कर्मचारी समाज को ठीक करने के लिए क्यों नहीं कर देते? उनकी शिक्षा का इंतजाम क्यों नहीं करते? उनको हॉस्टल समेत अच्छी शिक्षा क्यों नहीं इंतजाम करते? उनका एम्प्लॉयमेंट के लिए अच्छी अच्छी योजना क्यों नहीं बनाते? उनको जो बड़े एस्टेब्लिश मंडी हैं, मार्केट हैं, उसमें दुकान लेके क्यों नहीं देते? 20-20 लाख रुपया के खरीद के उनको देते क्यों नहीं है? तो उस समाज को बराबर लाने के लिए हमें बहुत गंभीरता से कार्रवाई करनी चाहिए, और इसी तरह से हमारा समाज बदलेगा। 35 साल तक आप IAS अफसर रहे हैं। इस दौरान आप विभिन्न सरकारों के साथ रहे और जाहिर सी बात है अधिकारी होने की वजह से आप शासन की मंशा के अनुरूप कार्य करते रहे होंगे। शायद यही कारण है कि आपके ऊपर अब आरोप लगाया जाता है कि आयोग के आप अध्यक्ष होने के बावजूद, एक संवैधानिक संस्था के अध्यक्ष होने के बावजूद आप अपनी पार्टी के एजेंडे को बतौर अध्यक्ष बढ़ाते हैं, और जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार नहीं है वहां के आप अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को नोटिस थमाते रहते हैं। ये मनोज जी, आपका तो आरोप है नहीं, आप किसी की बात कर रहे हैं। वो ऐसे लोग हैं जो दलितों से जिनका कोई लेना देना